ओके, गुड आफ्टरनून। लेट्स कंटिन्यू फर्दर कैपिटल गेन्स में। अब मैंने आगे के क्वेश्चंस कराने से पहले थोड़ी सी चीजें बतानी है आपको। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब कंसिडर की जाती है? कुछ कुछ केसेस में अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिली है और उसकी वैल्यू कम है देन द अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट फॉर स्टैम्प ड्यूटी, जैसे आपका लैंड बिल्डिंग वगैरह होता है जिसको आपने जाके रजिस्ट्री जिसकी करानी होती है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या स्टैम्प पेपर बनता है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी जाती है उस प्रॉपर्टी की। तो अगर आपको कंसिडरेशन कम मिली है देन दैट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि हर एक स्टेट, हर एक लोकल अथॉरिटी अपने एरिया की प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल के रखता है, स्पेशली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ही एक्चुअली ये होती है। तो अगर उसको कंसिडरेशन उससे कम मिली है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी, एक्चुअल वाली नहीं मानी जाएगी, हमेशा हायर वैल्यू ही मानी जाती है। फिर कौन से डेट की मानी जाएगी? डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर जनरली अलग ही होता है कि अग्री किया कि आज ये सेल करना है, उसके बाद 2 महीने बाद मैच्योर हुआ आपकी जो सेल डीड है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कंसिडर की जाती है फॉर सेल कंसिडरेशन लेने के लिए। देन अगर कंसिडरेशन नहीं हम फाइंड आउट कर सकते किसी तरीके से, इट कैन नॉट बी सर्टेन, देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर मानी जाएगी। यहाँ पे क्या है? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है। देन कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है कुछ एसेट लेकर आते हैं एज देयर कैपिटल, और वो प्लांट जो भी है, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी फर्नीचर, शेयर्स, कुछ भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, वो उनका पार्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है। तो अगर वो सेल होता है या उनके लिए जो पार्टनर्स ट्रांसफर करते हैं उनके लिए सेल वैल्यू, क्योंकि वो कैपिटल गेन ही माना जाएगा उसका, उनके लिए सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी? जिस वैल्यू पे वो जो वैल्यू ऑफ दैट एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है वो आपकी सेल प्राइस मानी जाती है। उसमें से हम उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे जो उस ओरिजिनल पार्टनर को थी जब उसने खरीदा था, और उसका कैपिटल गेन निकल आएगा। तो इसके रिलेटेड अभी हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये सारे पॉइंट्स के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन ये था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं। काफी पॉइंट्स हमने इसके अंदर कंसिडर मतलब ऑलरेडी कर लिए हैं, फिर भी एक बार करा देती हूँ। अगर गुडविल है, ट्रेडमार्क है, टेनेंसी राइट्स हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे मानी जाएगी? अगर तो पैसे दिए हैं उसको खरीदने के लिए तो ऑब्वियसली जो प्राइस पेड है वो होगी। अगर प्राइस नहीं पे किया है तो उसकी वैल्यू नहीं कंसिडर की जाएगी, कॉस्ट की। देन अगर प्राइस तो नहीं की है लेकिन ट्रांसफर हुआ है अंडर सेक्शन 49(1), मतलब इनहेरिट वगैरह किया है आपने, तो कॉस्ट एज शोन बाय द प्रीवियस ओनर इन द बुक्स, वो उसकी कॉस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट इज एसेट। अगर प्रेजेंट ओनर ने एसेट खुद ही खरीदा है तो ऑब्वियसली जो प्राइस पे करेगा वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। देन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में अगर कोई एसेट आया, ये मैंने पहले भी बताया था, तो ओरिजिनल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर जो है वो मानी जाएगी अमेलगमेटेड कंपनी में उस एसेट की वैल्यू या कॉस्ट। देन अगर एसेट 1/4/2001 हमने किया हुआ है, 2001 से अगर पहले लिया हुआ है तो फेयर मार्केट वैल्यू इसमें या कॉस्ट विचएवर इज हायर ली जाती है इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए। डेप्रिशिएबल अगर एसेट है तो उसके अंदर रिटन डाउन वैल्यू प्लस जो और कोई एडिशन हुई है उस ब्लॉक में वो ऐड करके आपका उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, एंड देयर इज नो इंडेक्सिंग ऑन दिस कॉस्ट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। राइट शेयर्स होते हैं जो कंपनीज पहले ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, उस केस में जो अगर तो ओरिजिनल शेयर होल्डर ही खरीद लेता है वो वाले राइट शेयर्स, तो जो वो अमाउंट पे करेगा कंपनी को वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। अगर उसने राइट वो रिनाउंस कर दिया, रिनाउंस मतलब उसने किसी और पर्सन को बोल दिया कि ये शेयर्स तुम ले सकते हो उसमें, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। तो उस केस में उस पर्सन को जो राइट रिनाउंसी होगा जो ले रहा है शेयर, उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी? जो तो वो अमाउंट कंपनी को पे कर रहा है वो, प्लस जो उसने ओरिजिनल शेयर होल्डर को पैसे दिए हैं टू एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ रिनाउंस, क्योंकि ओरिजिनल शेयर होल्डर कहेगा कि मैं तुझे ऑफर या एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ इस कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो वांट सम मनी। तो जो अमाउंट पेड टू रिनाउंस हो जाएगा वो भी, और प्लस जो अमाउंट कंपनी को तो पे करना ही करना है ऑब्वियसली, तभी राइट शेयर आएंगे। तो
वो दोनों मिला के कॉस्ट हो जाएगी उस पर्सन की जो रिनाउंस ले रहा है, रिनाउंसी जिसको बोलते हैं। देन बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स फ्री में मिलते हैं। अगर 1/4/2001 से पहले मिले हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसकी ऑन 1/4/2001। अगर उसके बाद मिले हैं तो उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। देन शेयर्स और डिबेंचर्स, कई बार क्या है, हमने शेयर सैलरीज के चैप्टर में भी देखा था या पढ़ा था कि आपके कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स एम्प्लॉइज को एज अ स्टॉक ऑप्शन में दिए जाते हैं और वो एज अ पर्क ऐड किया जाता है उनकी सैलरी में। तो उस केस में कॉस्ट क्या मानी जाएगी उस पर्सन के लिए या इस एम्प्लॉय के लिए जिसको ये ट्रांसफर हुए हैं, जिस वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट पर्क जो उसकी सैलरी में ऐड हुई है वो उसके लिए कॉस्ट मानी जाएगी उस एम्प्लॉय के लिए जिसको ये स्टॉक ऑप्शन दी जाती है। देन नेक्स्ट इज, अगर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया है स्टॉक एंड ट्रेड में तो कैपिटल गेन आएगा नहीं, लेकिन उसके बेचने में बिजनेस प्रॉफिट जरूर आएगा। तो बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन देखेंगे, नॉट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। फिर उल्टा होगा, अगर स्टॉक एंड ट्रेड को हम कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं तो अगेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज एक ये है शेयर्स वाली, ये नया ऐड हुआ है। पहले क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एग्जेम्प्ट होता था, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स टैक्सेबल है। उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, क्योंकि कई लोगों के पास बहुत बहुत साल के पुराने शेयर्स पड़े होते हैं, अगर वो आज बेचेंगे उसकी कॉस्ट माइनस करेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल गेन बन जाएगा। तो अंडर सेक्शन 112A के अंदर हायर ऑफ द फॉलोइंग उसकी कॉस्ट मानी जाती है, एक्चुअल कॉस्ट जो है, और इन दोनों में से जो लीस्ट आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है, उससे जो हायर आएगा वो हमारा कॉस्ट माना जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट लेकर लीस्ट में क्या आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018। यहाँ पे 1/4/2001 नहीं है, 31 जनवरी, क्योंकि ये 19 में ही नया रूल आया। तो 31 जनवरी 2018 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी या सेल कंसिडरेशन जो हमारे को मिली है उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से जो लोअर है उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल कॉस्ट से, और जो उन दोनों में से हायर आएगा वो हमारी कॉस्ट मानी जाती है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, तो आपको ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से करा रही हूँ, 14 तक हमने कर लिया था, यस 14 तक कर लिया है। क्वेश्चन 15 है, सेल प्राइस ऑफ अ ज्वेलरी इन अक्टूबर 2019 हमें दिया हुआ है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। ओके, अब ये कोई भी एसेट बेच के एक घर खरीदा जा रहा है तो 54F की हमारे को एग्जेम्पशन मिलती है, और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में भी डिपॉजिट किया हुआ है तो ये भी 54F में मिलेगी, लेकिन अगेन प्रोपोर्शनेट मिलेगी। जो भी 54F में मिलता है वो प्रोपोर्शनेट मिलता है। तो 1920 में जब उसने बेचा है अक्टूबर 19 में, प्रीवियस ईयर 2019-20, सेल प्राइस हमें दिया हुआ है 15 लाख का माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा 2,40,000 into 289 divided by 129। फाइव 3,7,6,7,4 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। $96,2,326, this is the long term capital gain, then minus exemption under section 54F। अब हमने प्रोपोर्शनेट लेनी होती है क्योंकि पूरे का पूरा 15 लाख इन्वेस्ट नहीं हुआ है। कितना इन्वेस्ट हुआ है, सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट हुआ है, तो 9
62326 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 6 लाख, ये एग्जाम्शन मिल जाएगी हमें। 384,930। एक मिनट, एक और एग्जाम्शन हमें मिलेगी। उसने डिपॉजिट कराया है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर, तो उसकी भी एग्जाम्शन मिल जाएगी, माइनस एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54F4। ये मैंने शायद सेक्शन नहीं लिखवाया है, इसको ऐड कर लेना। अगर कैपिटल गेन्स डिपॉजिट स्कीम में हम करते हैं 54F में, तो 54F सबसेक्शन 4 में मिलती है इसकी एग्जाम्शन। अगेन ये भी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। 962,326 है डिवाइड बाय 15 लाख इंटू कितना डिपॉजिट कराया है उसने, 8 लाख। तो यहाँ पे भी ये प्रोपोर्शनेट मिलेगी। 962,326 इंटू 8 लाख, तो 513,241 ये हो गया। बस और तो कुछ भी नहीं है, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। एक बार चेक कर लो, अमाउंट इन्वेस्टेड है, कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया हमने, सब कुछ ले लिया। सिक्स 4,115 ये हमारा टैक्सेबल आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसने लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द डीम्ड कैपिटल गेन इफ ही इज एबल टू इन्वेस्ट 5 लाख आउट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अब ये कितने सालों के बाद होगा, 3 साल तक हमारे को यूज करना होता है उसके अंदर, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंदर। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में 22-23 तक, या असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा। हमारे को अमाउंट इन्वेस्टेड है, अमाउंट इन्वेस्टेड था 8 लाख, हाँ, या अमाउंट डिपॉजिटेड लिख सकते हैं इसको हम, अमाउंट डिपॉजिटेड हमारा इतना है, माइनस यूटिलाइज्ड सिर्फ 5 लाख हुआ, अनयूटिलाइज्ड कितना रह गया, 3 लाख। तो डीम्ड कैपिटल गेन भी इसके अंदर जो है आपका प्रोपोर्शनेट ही आएगा। अगेन 962 से सॉरी जो आपका ये वाला है 513, यहां पे लिखते हैं डीम्ड कैपिटल गेन। हमारे को एग्जेम्पशन कितनी मिली थी 513 की, तो 513,241 डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था 8 लाख, जितना अनयूटिलाइज्ड रह गया 3 लाख, उसके ऊपर वो हमारा डीम्ड कैपिटल गेन हो जाएगा। तो 513,241 192,465 यही आंसर, यस।
192,465 ये हमारा डीम्ड कैपिटल गेन हो जाएगा। जितना अमाउंट मैंने बोला था कि डिपॉजिट किया हो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, वो सारा यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो 54F में ये हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, और किसी में प्रोपोर्शनेट नहीं आता है, क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन भी हमें प्रोपोर्शनेट मिलती है, इसलिए जो आपका डीम्ड कैपिटल गेन है वो भी हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई X and Y form a partnership firm during 1920. Soon after its formation, X brings the following assets as its capital contribution. गोल्ड और सिल्वर लेके आया है वो, फेयर मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है, और अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ CII हमें दी हुई है, और हमारे को लिखा हुआ है 6,50,000 has been credited in the capital account of X in the firm. Calculate the taxable gain of X if any. अब जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट हुआ है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। उन एसेट्स की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड की हुई है वो उसकी सेल प्राइस होगी, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो सबसे पहले गोल्ड के लिए सेलिंग प्राइस विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो विच इज 6 lakhs माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं। इंडेक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट कितनी है 1,30,000 डिवाइड बाय 113, डबल 32478 267,522 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। देन सिल्वर का अगेन सेलिंग प्राइस विल बी अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स, वो है 80,000 का, माइनस इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट है इसकी 32,000 डिवाइड बाय 129 इंटू 289, सेवन 1,690 कर लेते हैं, 7,1,690। तो ये इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 8,310। टोटल हमारा कैपिटल गेन विल बी प्लस 267,522, तो 275,832 हमारा कैपिटल गेन फाइनली आ जाएगा। अभी कुछ इन्वेस्टमेंट का नहीं दिया हुआ है तो हम यही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मिस्टर अनमोल परचेज 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each for 56 rupees per share in 3/4. In May 2005 he received bonus shares 200. On January 13 he invested 200 shares at ₹30 each allotted him as right issue. In December he sold 200 bonus shares at 100 each and 100 right shares at ₹145. Find out the taxable capital gain. Okay.
पहले हम बोनस शेयर्स का लेते हैं। सेल प्राइस, उसने 100 बोनस शेयर्स बेचे हैं, कहाँ गया, 200 सॉरी, बोनस शेयर्स बेचे हैं एट ₹100 ईच। 200 × 100 करके 20,000 बेचे। अब 1/4/2001 के बाद बेचे हुए हैं, इसीलिए उसकी कॉस्ट नील आ जाएगी। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 20,000 बोनस शेयर से। फिर है राइट शेयर्स। सेलिंग प्राइस कितने की है, 100 शेयर्स बेचे हैं एट ₹145 माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट करोगे। यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट में 100 शेयर्स की कॉस्ट कितनी थी, जो राइट वाली थी, 30 रुपीज में उसने खरीदा था, तो 3000 डिवाइड बाय कौन से साल में लिया है, 7 में, तो 6/7 में 122 × 289। सेवन 107 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 14500 माइनस 7107 7393। बस और तो कुछ नहीं है, टोटल कर लेते हैं 27393। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा दोनों शेयर से, और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं की हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी करते हैं। मिस्टर B.M. Chatterjee owns properties in India. He sold some of these during the previous year 1920. ज्वेलरी उसने बेची है 80,000 की, which was acquired in June 17 and sold for 1 lakh in May 19. अब ये जो ज्वेलरी है विदिन मतलब 3 साल से पहले पहले बेच रहा है, तो इसीलिए इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो जो जो बेच रहा है उसको साथ साथ कर लेते हैं। नंबर 1 ज्वेलरी, सेल प्राइस है 1 लाख माइनस कॉस्ट 80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000 का। नंबर 2 हाउस एट कैलकाटा है, सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 16 लाख की। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू जो है 5 लाख है, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 25,000, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर 25,000, 15,75,000 हो गया, माइनस अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं एक्विजिशन की भी। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 5 लाख। 5 लाख को इंडेक्स करते हैं, ₹14,45,000 माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कितने की है उसने, 25,000 की, डिवाइड बाय कौन से साल में की है,
89 में 137 इंटू 289, 52737। ये दोनों माइनस कर लेते हैं इसमें से। डबल 7,263 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 7,7,263। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउस होल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग दिस मच वाज सोल्ड इन मार्च। अब हाउस होल्ड फर्नीचर जो है आपका पर्सनल इफेक्ट्स या पर्सनल एसेट माना जाता है, कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, तो इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, ये आपने नोट में लिखना है। नेक्स्ट इज सेल प्राइस ऑफ पद्मिनी कार which was purchased by him in January 18 and was sold on, अगेन ये एक साल के अंदर अंदर बेच रहा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। नंबर 3 सेल ऑफ कार, कार जो है सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 45,000 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ, इसमें एक और चीज है कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसीलिए इसके अंदर कोई इंडेक्सिंग नहीं होगी और जो भी आपका गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा। अदरवाइज ऑल्सो मैंने आपको बता दिया कि ये उसमें ही है, लेकिन मेन रीजन इसका डेप्रिशिएबल एसेट ही है। रिटर्न डाउन वैल्यू हमारी 38,000 दी हुई है तो डिफरेंस हमारा 7,000 का, ये भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। देन लास्ट है आपका अर्बन लैंड was sold for 5,90,000। अर्बन लैंड का सेलिंग प्राइस है 5,90,000 माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट इसकी आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी तो 1,50,000 डिवाइड बाय 100, $433,500। 156500 ये हो गया। अब और कुछ है इसमें, हाँ, ही परचेज्ड अ न्यू पीस ऑफ लैंड तो 54B में मिलेगी। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के नया एग्रीकल्चरल लैंड लेना है ओल्ड कल्टीवेशन के लिए तो 1,50,000 की माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B 1,50,000 का खरीदा है तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,500 आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बस टोटल कैपिटल गेन निकाल लेते हैं आप। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, एक ये और एक ये 27,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 7,7,263 प्लस 6,500 8,3,763 1,10,736 763 सॉरी, ये हमारा टोटल कैपिटल गेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। मिस्टर पवार हैड ओनली वन हाउस इन बॉम्बे which he happens to sell on 10th October 2019 for 28 lakhs. Cost of the plot हमें दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज ही सीक्स द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट। ओके, क्या क्या बेचा है पहले वो कर लेते हैं, फिर क्या क्या खरीदा है वो देखते हैं, उसकी क्या एग्जेम्पशन है।
सेल प्राइस ले लेते हैं 28 लाख। ओके, अब इसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट, उसने पहले प्लॉट लिया है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करी है, दोनों की इंडेक्सेशन लेनी है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्लॉट है 3,20,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 289। $880 762, फिर माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 3 लाख की कंस्ट्रक्शन की है, डिवाइड बाय 122 इंटू 289। $710,656। फिर इम्प्रूवमेंट भी करी है उसने। ही मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, एक तो उसने परचेज करे हैं नोटिफाइड बॉन्ड 12 मार्च को, और बेचा कब है 10 अक्टूबर को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, विद इन 6 मंथ्स कर लिए। परचेज ऑफ शॉप, then investment was made in government securities deposited in this much for construction of residential house, he withdraws the amount। बस improvement तो कोई भी नहीं है। cost of plot है, date of purchase, date of construction, additions made है तो improvement भी है, minus indexed cost of improvement 80,000 की है, डिवाइड बाय 137 इंटू 289।